हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की क्लास में हम सीखना स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस दो वीडियोस में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको सिखा दी है। आपको बस यही याद रखना है कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप सीख चुके हो और उसमें जो आइटम रिकॉर्ड हो चुका है, अब वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं लिखा जाएगा। और अगर आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख दिया तो उसको यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक मंत्र याद रखना है, जो एक कहावत हुआ करती थी, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। मतलब अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ना इन्वेस्टिंग लिख सकते ना ऑपरेटिंग। जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को करोगे तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ना आप फाइनेंसिंग लिख सकते ना आप ऑपरेटिंग। तो उसी तरीके से जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओगे तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन यहां नहीं आएगी। और अगर गलती से कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मिल गई तो आप उसे यहां से एक्सक्लूड, हटाने वाले हो। और उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करनी पड़ेंगी चीजें। अगर कोई चीज प्लस हो चुकी है तो उसको हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, और कोई आइटम माइनस हो गया था गलती से तो उसको हटाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। यह एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते वक्त। तो बिना समय खराब किए बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से इस एक्टिविटी को सीखना है, और मेरी गारंटी आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। और अब हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ऑपरेटिंग आज, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग डल चुकी है, तो आने वाली वीडियो में फुल फ्लैश क्वेश्चन की फिर प्रैक्टिस किया करेंगे हम। तो बिना समय खराब किए जल्दी से शुरू कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को किस तरीके से बनाया जाएगा। बच्चों आप ऐसे समझो, हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग अगर कर चुके तो अब हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बच गई होगी। तो अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है उसकी पहले बात कर लें, तो देखो जी, ऑपरेटिंग का मतलब ऑपरेशन से आया है, और ऑपरेशन का मतलब आपका मेन व्यापार, मेन एक्टिविटी, मेन बिजनेस, आप जिसको करने के लिए आपने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, उससे होने वाली एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। जैसे आप मान के चलते हैं आप टेक्सटाइल बिजनेस में इन्वॉल्व हो, ठीक है, आप व्यापारी बन गए, तो आप उससे रिलेटेड कच्चा माल खरीदना, फिर सामान बनवाना, फिर उसको बेचना, उसके लिए फैक्ट्री का रेंट देना, उसके लिए आपने स्टाफ को रखना, उसको सैलरी पे करना, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बहुत सारे खर्चे करना, फिर आप सेल करके पैसा रिसीव करना, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। अब आपको ये इनकम एक्सपेंस तो देते नहीं है, इन सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने से जो आपको प्रॉफिट हुआ होगा उसमें फिर और भी इधर उधर की चीजें प्लस माइनस करके आपको नेट प्रॉफिट दे देते हैं। तो आपको जब बैलेंस शीट मिलती है तो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेट सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है। तो वो प्रॉफिट जो होता है ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होता है, लेकिन उसमें कुछ आइटम इधर उधर के, इधर उधर मेरी बात समझ रहे हो, ऑपरेटिंग के अलावा इधर उधर क्या, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की चीजें भी साथ में मिल जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को चेक करने के लिए जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग है इस प्रॉफिट में से उन्हें हटाना है, और हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकलकर हाथ में मिल जाएगी। समझने की कोशिश करो। मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों मान लो आपको एक नेट प्रॉफिट मिला, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको जो नेट प्रॉफिट मिला है इसके अंदर बहुत सारे आइटम ऐसे भी होंगे जिनको आप नॉन ऑपरेटिंग बोल सकते हो। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही, लेकिन इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की कोई चीज आ गई तो उसको हम नॉन ऑपरेटिंग भी बोल सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत सारे आइटम ऐसे हो सकते हैं जिनको नॉन ऑपरेटिंग बोलोगे। तो हमें क्या करना है, अगर इस नेट प्रॉफिट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला प्रॉफिट बनाना है तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम इसमें से हटाने पड़ेंगे। तो इसको मैं लिख रहा हूं 2 मिनट के लिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में बोलने वाला हूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में एक अमाउंट नाम दे रहा हूं इसको, ये अमाउंट है मेरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आप कहोगे बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, तो लो जी, इसके लिए मैं आपको एक वर्किंग नोट बना के दिखाता हूं। वर्किंग नोट, ये मैंने वर्किंग नोट से फाइंड किया है। वर्किंग नोट में आपके लिए इधर की तरफ बनाता हूं। पहले आपको वर्किंग नोट समझाता हूं कि ये नेट प्रॉफिट आपको कैसे मिला, और उसके बाद फिर मैं आपको आगे की एक्टिविटी समझाऊंगा कि किस तरीके से इस एक्टिविटी को किया जा रहा है। ऐसे समझिए, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एक प्रॉफिट लिखा मिलता है जिसको रिजर्व एंड सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हर बार ज्यादातर 98% चांस है कि जितनी बार भी कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा आपको एक बैलेंस शीट बनाकर देंगे, और उस बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट मिलेगा वो बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें से आप टैक्स भी पे कर चुके हो, डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, जर्नल रिजर्व भी क्रिएट कर चुके हो, और भी कुछ आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग भी थी, वो सब भी जब सारी घटनाएं घटित
हो जाती हैं, सब कुछ प्लस माइनस हो जाता है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है। तो जिसको नाम दिया जाता है नेट प्रॉफिट, जिसको नाम दिया जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वो प्रॉफिट है जिसमें से टैक्स भी जा चुका है, आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपको जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट मिलता है बच्चों, ये वो वाला प्रॉफिट है जिसको आफ्टर टैक्स बोला जाता है। ये आपका वर्किंग नोट में आपको बना के दिखा रहा हूं, जो बैलेंस शीट से प्रॉफिट मिलता है आपको। स्टेटमेंट, सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस लिखा मिलता है ना, पिछले साल तक 1 लाख था, अब 2 लाख हो गया, तो जो 1 लाख इंक्रीज हुआ ये आफ्टर टैक्स सब कुछ माइनस प्लस करने के बाद वाला प्रॉफिट होता है। अब हमें क्या करना है, हमें पहले वो प्रॉफिट निकालना है जब पी एंड एल अकाउंट बना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करना है, क्योंकि और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब जो मेरा मेन व्यापार है, जो मेन काम में एक्टिविटी करता हूं, उस एक्टिविटी से मुझे कितना पैसा मिला होगा मुझे वो चेक करना है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को वापस से इसमें से जो जो चीजें मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी पी एंड एल अकाउंट बनने के बाद। आप बताओ बच्चों, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, इसमें आपने ग्रोस प्रॉफिट 11th में सीखा था, ग्रोस प्रॉफिट, फिर इसमें से आप एक्सपेंस माइनस करते चले जाते हो, इसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब भर देते हो, क्योंकि तब तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सोचते ही नहीं थे, तब तो सोचते थे डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बस इतना ही दिमाग चलाते थे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम प्लस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाल लिया करते थे। उसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आपने सीखा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इधर की तरफ बाय नेट प्रॉफिट लिखते हो, इसमें से जितने भी रिजर्व बनाना, डिविडेंड देना, मतलब मालिकों को पैसा देना। अब आप कहोगे हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह तो पार्टनरशिप में होता था, अगर आप कंपनी की बात करो तो रिजर्व बनाया जाएगा, डिविडेंड बनाया जाएगा, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, जिसकी चर्चा हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपसे कर चुके। और अदर एक्टिविटी अगर कुछ होती है जो भी प्रॉफिट होने के बाद किया जाता है, मतलब प्रॉफिट का बेसिकली एप्रोप्रिएशन किया जा रहा है। अब जो आपके पास प्रॉफिट निकल कर आएगा, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा बैलेंस शीट में। तो ये वो प्रॉफिट है जिसमें से आप इनकम टैक्स भी भर चुके हो, सब कुछ पे करने के बाद वाला प्रॉफिट है। मैं कहना चाहता हूं मुझे वो प्रॉफिट चाहिए जो मेरा ऑपरेटिंग होगा, और अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पाना है तो पहले मुझे इस नेट प्रॉफिट पे आना है और इस नेट प्रॉफिट को शुद्ध करना पड़ेगा। ये शुद्ध नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला नहीं है ये बच्चों। आपको इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग अलग अलग बनाना है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। ये ऑपरेटिंग नहीं है, इसमें कुछ मिलावट हुई पड़ी है, इसमें कुछ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। मैं साबित करने जा रहा हूं थोड़ी देर में कि ये क्यों है, तो इसके लिए बस आपको ध्यान से सुनते रहना है कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। पहले में से आफ्टर टैक्स को किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, बिफोर, जब तक आपका बस प्रॉफिट आया था, अभी आपने टैक्स भी नहीं दिया था, डिविडेंड भी नहीं दिया था, रिजर्व भी नहीं बनाया था, मैं इस प्रॉफिट पे जा रहा हूं। तो जो जो चीजें इस प्रॉफिट में से माइनस की थी उन सारी चीजों को वापस से क्या कर दीजिए, ऐड बैक कर दीजिए। तो हमने स्टार्ट किया ऐड करना, प्रपोज्ड डिविडेंड, और आपको बता चुका हूं मैं पहले ही, प्रीवियस ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड प्लस किया जाता है। यहां पे प्रीवियस ईयर वाला ही क्यों प्लस किया जाता है, मैंने आपको बताया था बच्चों। प्रपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो जिस साल अनाउंस होता है उसके नेक्स्ट ईयर पे होता है। तो प्रीवियस ईयर वाला डिविडेंड इस साल दे रहा हूं मैं, तो इस साल जो खर्चा होगा वही तो प्लस किया जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि मैं करंट ईयर का प्लस करने वाला हूं, और अगर मेरे पास पेड या मेड गिवन है तो फिर मैं मेड वाला अमाउंट यहां पे ट्रांसफर करता हूं। उसके अलावा आपको इंटरिम डिविडेंड गिवन हो सकता है, वो भी आप यहां प्लस करेंगे, क्योंकि आपने प्रॉफिट में से ही माइनस किया होगा, प्रॉफिट होने के बाद ही तो आपने पे किया होगा, तो आपने उसको वापस ऐड कर दिया। उसके अलावा अगर आपने रिजर्व में कोई पैसा ट्रांसफर किया है तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो अमाउंट भी आप यहां ऐड कर लीजिए। और बच्चों इतना सब प्लस करने के बाद अब आपका एक अमाउंट निकल कर आएगा, और अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो अगर वो ऐड कर लेना। अगर आपको कोई लॉस हुआ है ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, और लेस कर देना अगर आपको कोई कॉम्पनसेशन रिसीव्ड हुआ है इन्हीं एक्टिविटी से, एंड टैक्स रिफंड। ये जनरली देंगे नहीं आपको, किसी किसी क्वेश्चन में मिल जाए तो इनको एड लेस और कर लेना। अब जो बेटा आपका आंसर आएगा, अब जो आपका अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा, आप इसको बोल सकते हो अब ये वो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट जिसमें बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स,
ये प्रॉफिट होता है। तो मैंने कहा इस प्रॉफिट को लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये वो प्रॉफिट आ गया जो P&L अकाउंट में से हमको मिलता है। इतनी बात समझ में आई? तो ये नेट प्रॉफिट आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत करेंगे तो आप जब एक फॉर्मेट बनाया करेंगे इस तरीके से पर्टिकुलर्स अमाउंट वाला, तो इस पर्टिकुलर अमाउंट में आप सबसे पहले पर्टिकुलर्स अमाउंट जो सबसे पहले आप लाइन लिखेंगे वो हुआ करेगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और ये नेट प्रॉफिट बिफोर कहां से मिलेगा? तो जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट लिखा हुआ है उसमें प्लस कर देना। अगर आपके पास कोई प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व वाली कोई डिजिट है उन सबको प्लस कर लेना। तो जो आपका अमाउंट आएगा वो वापस से यही आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बहुत ध्यान से सुनो, एक बार में क्लियर करूंगा और एक बार में ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिखाकर तभी वीडियो खत्म करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ये वो प्रॉफिट है जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है ही, मतलब इस ग्रोस प्रॉफिट में सेल्स भी है, सेल को करने के लिए जो मुझे मेन खर्चे करने थे, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फ्यूल एंड पावर, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, ऑफिस रेंट, सैलरी, वो सब इसके अंदर है ऑलरेडी। नेट प्रॉफिट के अंदर सब कुछ है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग या मैं कहूं कि कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी इसके अंदर हैं। आपको भी बताना जरा एक एग्जांपल दो। मैंने कहा बच्चों आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ होगा, तो क्या आपने उसे P&L में इनकम मान के इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट साइड दिखाया होगा? नहीं दिखाया होगा। या आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको डिविडेंड रिसीव हुआ होगा, तो आपने डिविडेंड रिसीव दिखाया होगा? नहीं दिखाया होगा। या आपने एसेट को बेचो और बेचने से प्रॉफिट हुआ तो क्या आपने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट दिखाया होगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ये आपने शो किया होगा? नहीं किया होगा। P&L में डाला होगा? नहीं डाला होगा। और अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, डेबिट साइड की बात करूं, तो अगर आपने इंटरेस्ट पेड किया होगा तो आपने इधर रिकॉर्ड किया होगा। बोलो हाँ। इंटरेस्ट अगर आप पे करते हो तो आप खर्चा नहीं मानते उसे? क्या खर्चा आपके प्रॉफिट को कम नहीं करता? तो अगर प्रॉफिट को कम किया होगा तो आपने P&L में डेबिट साइड डाल के अपनी ग्रोस प्रॉफिट में से उसे डिडक्ट किया होगा? नहीं किया होगा नेट प्रॉफिट निकालते वक्त? यही तो कहना चाहता हूं, गुस्सा नहीं आ रहा है मुझे। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो नॉन ऑपरेटिंग चीजें, बताओ ना, इंटरेस्ट पेड करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं होता क्या? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, सेल ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है? ये डालिए ना आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। मैं कहूं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आप इधर डाल देते हो बड़े आराम से। और एक और कमाल की बात बताऊं, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हो और कैश फ्लो में सिर्फ कैश का आना और जाने की बात होती है, नॉन कैश आइटम की भी बात नहीं करते। और आपने तो P&L बनाते वक्त डेप्रिसिएशन भी लिखा हुआ होगा, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल वगैरह भी लिखा हुआ होगा। क्या ये बेकार की चीजें हुई ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं इस प्रॉफिट में ये जो बेकार की चीजें, बेकार की मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑपरेटिंग प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कुछ इसमें इंक्लूड है, इसको हटाओ। चावल साफ करते हो, इधर उधर की चीजें, कंकड़ पत्थर होते हैं उठा उठा के फेंकते, तभी तो खाते हैं उसको, चावलों को साफ करके। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो प्रॉफिट है वो भी शुद्ध वाला होना चाहिए। तो ये जो बेकार की चीजें पड़ी है उनको हटा दो। कैसे हटाओगे? मैंने कहा इस नेट प्रॉफिट में ये जो रिसीव 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 ये सब प्लस है, और ये जो लॉस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इनकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था। तो ये जो लॉस और एक्सपेंस है इनको हटाओ, माइनस को हटाने के लिए प्लस कीजिए, और प्लस जो हुई पड़ी है इसके अंदर चीजें उनको हटाने के लिए माइनस कीजिए। मतलब हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालो? ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपने आज तक जो हेडिंग लिखी देखी है ये वाली, इसके पीछे का रीजन होता है ये कि एक्सपेंसेस को इसलिए ऐड कर रहे हैं कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा था लेकिन नॉन ऑपरेटिंग खर्चों के आने की वजह से कम चला गया था। मैंने कहा इनको हटाओ, हटाने के लिए वापस जोड़ के अपने प्रॉफिट को बढ़ा दो। मतलब क्या क्या ऐड कर दो इसके अंदर? लाइक एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसके अलावा इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, नॉन कैश है, फाइनेंस कॉस्ट नॉन कैश है, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग है। तो ये सब मैंने ऐड कर दिया इस वाले अमाउंट में, इन सबको प्लस करेंगे और बाहर लिख लेंगे, और साथ में लेस करो, इसमें से माइनस कर दो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स
नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो इनकम इसमें प्लस हो गई तो उनको हटाओ क्योंकि वो ऑपरेटिंग नहीं है। मैं हटाने जा रहा हूं बच्चों क्या क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टिंग है, हटानी पड़ेगी यहां से, आपने इन्वेस्टिंग में लिखा है। रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, बच्चों जब मैं इनको प्लस माइनस कर लूंगा अब मेरा जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल शुद्ध प्रॉफिट है, और शुद्ध में भी कैश वाला प्रॉफिट है। तो मैं इसको नाम दे सकता हूं, इसका नामकरण कर सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। अब इसको देखो, नेट प्रॉफिट बदल के क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आपको वर्किंग कैपिटल चेंज, हाँ प्यारे बच्चों, वर्किंग कैपिटल तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ही होती है। मैंने आपको इन्वेस्टिंग में भी समझाया था, फाइनेंसिंग में भी, कि वर्किंग कैपिटल बोले तो करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी मेन ऑक्यूपेशन को करने के लिए ही क्रिएट की जाती है। हर साल इनको क्रिएट किया जाता है, खत्म किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, खत्म किया जाता है। तो जो हमारी वर्किंग कैपिटल बोले तो करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होती हैं। तो अब हम इनको भी ऐड लेस कर लेते हैं। तो हम ऐड करने जा रहे हैं बच्चों, ऐड, क्या ऐड करने जा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल बोले तो करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। अच्छा अब सोचने वाली बात है थोड़ी देर के लिए, बस जस्ट इमेजिनेशन है। अगर मेरी करंट एसेट बढ़ रही है तो मेरे पास कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो, और अगर मेरी करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो, ये सोचना है। देखो मैं सोचता हूं, अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो जरूर मैं उधार ले रहा हूं, और अगर मैं उधार ले रहा हूं क्रेडिट पे तो इसका मतलब कैश का इनफ्लो हो रहा है। मतलब ऐड करना, अगर मैं इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी करता हूं तो, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है पिछले साल से कंपेयर करें तो प्लस, और अगर मेरी करंट एसेट घट रही है, जैसे डेटर थे, डेटर कम हो गए, तो आप कहोगे डूब गए होंगे। मैंने कहा डूबने वाला तो सिस्टम ही नहीं है, नॉर्मल लिखा हुआ है। अगर डूबने की बात लिखी होगी तो जितने डूब गए उनको हटा के चेक करेंगे कितना कवर हुआ। तो नॉर्मली सोचो, डेटर करंट एसेट अगर कम हो रही है, तो डेटर अगर कम हो रही है मतलब पैसा आ रहा होगा, तो मतलब डिक्रीज हो रही है एसेट तो इनफ्लो, स्टॉक कम हो रहा है तो सेल कर दियोगा इनफ्लो। तो हम कह सकते हैं इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। क्या किया करेंगे आप, ऐड, फिर आप करेंगे लेस, इसका ऑपोजिट डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। आपकी लाइबिलिटी घटने लगी बच्चों, इसका मतलब आपने लाइबिलिटी को चुकाना स्टार्ट कर दिया, आपने पे करना शुरू कर दिया होगा, तो लाइबिलिटी घटेंगी तो हम भी माइनस करेंगे डिक्रीज होने पर। और अगर इंक्रीज इन करंट एसेट, और अगर आपकी एसेट्स बढ़ने लग जाएं तो समझ लेना बच्चों आपने इनको खरीदना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ऑपरेटिंग, वो सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं करते थे, एसेट बढ़ रही है तो परचेज, एसेट घट रही है तो सेल, सेम एसेट की कंडीशन में वही सोचना है। अगर कम हो रही है तो इनफ्लो, डिक्रीज में प्लस और इंक्रीज में माइनस करना है। तो ऐसा करने से आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ जाएगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स पेड, टैक्स जमा करने से पहले का आपका आंसर आ गया। और बच्चों बस लास्ट में, क्योंकि मुझे लग रहा है दिखना बंद हो जाएगा इसके नीचे ज्यादा लिखूंगा, तो बस लेस कर देना इसमें से टैक्स पेड आफ्टर रिफंड एडजस्टमेंट। जो टैक्स रिफंड होता है उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद तो आपका आंसर आ जाएगा नेट कैश फ्लो या यूज, अगर माइनस में आ रहा है तो सेम वही ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग की तरह, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, खत्म। तीनों एक्टिविटी इस तरीके से करनी है। और बच्चों मुझे ये चीजें इसलिए बतानी पड़ी कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किसी चीज को प्लस और किसी चीज को माइनस क्यों किया जा रहा है, यहां पे ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी बच्चों, तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे शो होगा, बड़ा सिंपल सा मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर जब कंप्लीट करेंगे तो सब सारे डाउट वहां क्लियर होंगे। बस आपको एक हिंट देने के लिए, और ध्यान रखना बच्चों, ये थोड़ा दिख रहा, कट गया होगा स्क्रीन से, नेट कैश फ्लो या यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा हुआ है, तो थोड़ा ये टेढ़ा वेढ़ा सा हो रहा होगा क्योंकि मुझे यहीं एडजस्ट करना था। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। कहते हैं प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। आपके पास प्रॉफिट लिखा हुआ है जिसमें डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये कुछ इंफॉर्मेशन है।
बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये कुछ नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब ये प्रॉफिट बिफोर वाला प्रॉफिट लिखा हुआ है, आफ्टर का होता तो लिखा होता कि प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड, टैक्स, इस तरीके से, या फिर एक बैलेंस शीट बना के इन्होंने प्रॉफिट लिखा हुआ होता तो हम समझ जाते हैं आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। क्वेश्चन एक सिंपल सा प्रॉफिट आपको दे रहा है तो हम मानकर चलेंगे कि ये प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इस क्वेश्चन को अब आगे करना स्टार्ट कर देंगे। बच्चों जरूरी नहीं है इतनी बड़े ही आप फॉर्मेट बनाए, जो इन्फॉर्मेशन होगी बस उतने टाइम उतनी चीजें लिखना और बाकी एक्स्ट्रा चीजें फिर मत लिखना। तो मैं देखो यहां से आपको हटा हटा के दिखाऊंगा, साथ में रब करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपके पास नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है 2,50,000, तो आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 2,50,000। तो आप यहां लिखेंगे बच्चों 2,50,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कहते हैं डेप्रिसिएशन 10,000, तो देखो डेप्रिसिएशन वर्ड, ये डेप्रिसिएशन की जगह पे लिख दो 10,000। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 5,000, तो यहां पे लिख देते हैं एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये हो गया 15। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट की जगह आप लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और मशीन को बेच के आपको कितना नुकसान हुआ था 7,000 रुपए। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 3,000 रुपीज, तो आप यहां पे लिखेंगे 3,000। बस जी, उसके बाद तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी है, तो जल्दी से इनको प्लस कर लो, 10, 5, 15 और 7, 22, तो ये आ गया 22,000। ठीक है जी। अब 2,50,000 में 22 ऐड करोगे तो आ जाएगा 2,72,000। इसमें से आप माइनस कर लीजिए 3,000 रुपए का प्रॉफिट, तो आपका अमाउंट रह जाएगा 2,69,000, इसमें से इसको माइनस करके। फिर कुछ करंट एसेट करंट लाइबिलिटी लिखी हुई है, देखो जी। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, पिछले साल 22 की थी, अब 23 की हो गई, 1,000 से बढ़ गई। अगर बढ़ती है तो हमें इसको माइनस करना होता है, तो 1,000 रुपए से तो हम इसे माइनस करेंगे। दूसरा ट्रेड पेबल 15 से 10 हो गए। अगर ट्रेड पेबल लाइबिलिटी घट रही है, तो लाइबिलिटी घटती है तो हमें भी घटाना होता है, कितने से 5,000 से, तो 5 और 1 मिला के दो टोटल एक साथ ही लिख लेते हैं बेटा, जगह नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे समझाऊंगा, मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल से आपको इस फॉर्मेट को समझाना चाहता हूं, मेरी फीलिंग्स समझो, आप समझ रहे हो ना? ठीक है, मुझे लगता नहीं तुम समझ रहे हो। अगर समझ रहे हो और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना बच्चों। प्रीपेड एक्सपेंस 6,000 से 4,000, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होती है, एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो हम मानते हैं इनफ्लो हो रहा है, तो ये प्लस वाला आइटम। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, तो करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो प्लस करते हैं। तो बच्चों ये आपके पास टैक्स वगैरह कुछ है नहीं, तो सेम ही अमाउंट रहेगा 71 में से आप अगर 6,000 माइनस कर दोगे तो ये अमाउंट रह जाएगा 2,65,000, तो आपका फाइनल आंसर भी होगा 2,65,000। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख के बस समझ लो कि इस तरीके से एक्टिविटी के अंदर चीजों को फिल किया जाता है। ये ऑपरेटिंग हो गई। इसी के बाद फिर बच्चों कंप्लीट आता है तो इन्वेस्टिंग बना लेते हैं जो सीख चुके, इसके बाद फिर फाइनेंसिंग बना लेते हैं जो सीख चुके, और तीनों को जब प्लस कर देते हैं तो वो कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कंप्लीट कैश फ्लो और एक बेहतरीन और जोश के साथ वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करते रहो। कोई डाउट हो तो मुझे बेधड़क आप मतलब मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यहाँ के कमेंट में आप ट्रांसफर करते रहो, मतलब भेजते रहो मैसेज के थ्रू। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।